अब हम स्टार्ट करते हैं कोर एंटी कैंसर ड्रग्स, उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उनके टॉक्सिक इफेक्ट्स वगैरह। इधर बुक के अंदर ना 6 क्लासेस लिखी हुई हैं एंटी कैंसर ड्रग्स की। इन 6 क्लासेस में से आपने याद रखना है सिर्फ और सिर्फ एक क्लास ऐसी है जो सेल साइकिल स्पेसिफिक है। सेल साइकिल स्पेसिफिक कौन से हैं? एंटी मेटाबोलाइट्स। एंटी मेटाबोलाइट्स सिर्फ सीसीएस हैं, यानी सेल साइकिल स्पेसिफिक हैं, वो सिर्फ डिवाइडिंग सेल्स के ऊपर यानी सेल साइकिल के किसी स्पेसिफिक फेज के ऊपर एक्ट कर रही हैं। उसके अलावा बाकी जितनी है वो सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। एल्काइलेटिंग एजेंट्स की बात करें तो एल्काइलेटिंग एजेंट्स पहली चीज याद रखनी है, सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक है, ठीक है। यानी ये डिवाइडिंग सेल्स को भी किल करेंगी, रेस्टिंग सेल्स को भी किल करेंगी, अगर तो वो ट्यूमर है। अब हम बात करते हैं कि एल्काइलेटिंग एजेंट्स की फर्दर डिवीजन कैसे हैं। इनकी डिवीजन से पहले मैं आपको चाहूंगा कि आप इस अगले पेज पर आएं और यहां पर आकर ये चीज पढ़ें कि एल्काइलेटिंग एजेंट्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। एल्काइलेटिंग एजेंट के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो पहले हम ये लाइन पढ़ते हैं, दे फॉर्म रिएक्टिव molecular species that alkylate nucleophilic group on DNA basis, particularly N7 position of guanine। अब आपको पता है सेल ने डिवाइड करना है, सेल की डिवाइड के लिए डीएनए की रेप्लिकेशन चाहिए, एंड डीएनए इज मेड अप ऑफ बेसिस जिनको हम पायरामिडीन्स और प्यूरीन्स कहते हैं। उनमें से एक बेस हमारे पास गुआनीन भी है। अब एल्काइलेटिंग एजेंट्स क्या करती हैं? एल्काइलेटिंग एजेंट्स डीएनए की जो कंपोनेंट है यानी डीएनए की जो बेस है उसकी एल्काइलेशन करवाकर उसके न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप्स की एल्काइलेशन करवा देती हैं। जब वो उसके न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप्स की एल्काइलेशन करवा देती हैं तो वो नॉर्मल बेस नहीं रहती। नॉर्मल बेस नहीं रहती जिसकी वजह से डीएनए स्ट्रैंड के ऊपर म्यूटेशंस प्रोड्यूस होती हैं और डीएनए स्ट्रैंड का ब्रेकेज। डीएनए स्ट्रैंड ब्रेकेज हुआ, डीएनए डुप्लेक्स टूटा, डीएनए डुप्लेक्स टूटा, डीएनए की रेप्लिकेशन नहीं हुई, सेल साइकिल अपने आप स्टॉप हो गई है। अब ट्यूमर अपने प्रोग्रेस ही नहीं कर पाएगा आगे। समझ आ गई आपको बात? और अब हम बात करते हैं कि ये यहाँ पर आ जाए। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास इसके कितनी सब डिवीजन है। पहली नाइट्रोजन मस्टर्ड है जिसकी उसने ये एग्जांपल लिखी है, साइक्लोफॉस्फामाइड जिसमें सबसे मशहूर है। उसके बाद उसने नाइट्रोसो यूरिया लिखी हुई है जिसमें हमारे पास लोमस्टीन है, कार्मस्टीन है। उसके अलावा उसने हमारे पास यहाँ पे अल्काइल सल्फोनेट्स लिखे हैं जिसमें उसने ब्यूसल्फेन लिखा हुआ है। उसके अलावा उसने अदर ड्रग्स के अंदर हमारे पास सिस्प्लाटिन, डकार्बाजीन और प्रोकार्बाजीन दी हुई हैं। उसके अलावा प्लाटिनम कंपाउंड्स भी हैं। यानी एल्काइलेटिंग एजेंट्स को हम फर्दर 4 क्लासेस में डिवाइड करते हैं जिसमें हमारे पास नाइट्रोजन मस्टर्ड्स, नाइट्रोसो यूरिया, अल्काइल सल्फोनेट्स और प्लाटिनम कंपाउंड्स आ जाते हैं। अब हम साइक्लोफॉस्फामाइड की बात करें तो साइक्लोफॉस्फामाइड करती क्या है? अब अल्काइलेटिंग एजेंट्स जितने भी हैं उन्होंने करना क्या है? उन्होंने डीएनए स्ट्रैंड को ब्रेक करवाना है। कैसे डीएनए स्ट्रैंड को ब्रेक करवा रहे हैं? बाय एल्काइलेटिंग द न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप ऑफ डीएनए बेसिस। डीएनए बेसिस एल्काइलेट हो गए उनके न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप, उसकी वजह से डीएनए का स्ट्रैंड ब्रेक हो गया। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो चारों क्लासेस का सेम रहेगा। अब साइक्लोफॉस्फामाइड की बात करें तो साइटोक्रोम P450 की मदद से हमारे पास हेपेटिक मेटाबॉलिज्म होता है इसका, ठीक है। क्लिनिकल यूजेस की बात करें तो ब्रेस्ट और ओवेरियन कार्सिनोमा में ये इस्तेमाल होती है। अब आपने इसको ब्रेस्ट और ओवेरियन कार्सिनोमा को कैसे याद रखना है कि इसके नाम के अंदर आ रहा है साइक्लो, तो लेडीज के अंदर पीरियड्स यानी साइकिल्स चलते हैं। उन साइकिल से याद रखना है कि ये लेडीज के कैंसर से रिलेटेड है, यानी खवातीन के कैंसर से रिलेटेड है ब्रेस्ट ओवेरियन कार्सिनोमा, कुछ कुछ याद रह जाएगा। उसके बाद टॉक्सिसिटी की बात करें उसने इधर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्ट्रेस, माइलोसप्रेशन और एलोपेशिया लिखा है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्ट्रेस का तो आपको मतलब पता है कि कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, इचिंग, ऑल दैट स्टफ। माइलोसप्रेशन का मतलब होता है कि बोन मैरो की एक्टिविटी को कम कर रहा है, सेल्स जो बन रहे हैं, ब्लड सेल्स जो बन रहे हैं उनकी मिकदार को कम कर देगा थ्रू द सप्रेशन ऑफ द बोन मैरो। एलोपेशिया का मतलब होता है बाल जड़। ये जो 3 टॉक्सिसिटीज है ना, ये ऑलमोस्ट हर एंटी कैंसर ड्रग की टॉक्सिसिटी है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्ट्रेस, माइलोसप्रेशन और एलोपेशिया। असल जो अब साइक्लोफॉस्फामाइड की टॉक्सिसिटी से चीज हो रही है ना, उसको हम कहते हैं हीमोरेजिक सिस्टाइटिस। हीमोरेजिक सिस्टाइटिस का मतलब क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लैडर। इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लैडर यानी ब्लैडर स्वेल हो गया हुआ है, ब्लैडर स्वेलिंग के साथ साथ ब्लीड भी कर रहा है, इसलिए हमने उसको हीमोरेजिक बोल दिया। सिस्टाइटिस है तो आपको समझ आ गई इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लैडर। हीमोरेजिक से याद रखिएगा कि उसमें ब्लीडिंग भी हो रही है। अब ये होता किस तरह है कि जब साइक्लोफॉस्फामाइड एक्ट करती है वो एक्रोलिन प्रोड्यूस करवाती है, एक्रोलिन की वजह से हीमोरेजिक सिस्टाइटिस हो रहा है। अब एक्रोलिन को ट्रैप करने के लिए यानी टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द हार्मफुल और एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ साइक्लोफॉस्फामाइड के हीमोरेजिक सिस्टाइटिस ना हो, हमने आपको पता है यहाँ पर एक ड्रग पड़ी थी जिसको हम कह रहे थे, ये देखें, ये साइक्लोफॉस्फामाइड एक्रोलिन, हम इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या दे रहे हैं? मरकेप्टोइथेन सल्फोनेट। उसके बाद हम बात करते हैं मैक्लोरथामीन। मैक्लोरथामीन भी कैसे एंटी ट्यूमर या एंटी ट्यूमर सेल्स को प्रिवेंट कर रही है, एंटी ट्यूमर एक्शन प्रोड्यूस करवा रही है।
by alkylating the nucleophilic group of DNA bases through which it produces the breakage of the DNA strands। DNA स्टैंड ब्रेक हो गया, सेल साइकिल प्रोग्रेस नहीं कर पाएगी, क्यों? डीएनए की रेप्लिकेशन नहीं हुई, अपने आप ट्यूमर सप्रेशन हो जाएगी, ट्यूमर मजीद प्रोलिफरेट नहीं करेगा। अब ये क्या करती है कि इसको कोई मेटाबॉलिज्म की जरूरत नहीं है, ये स्पॉन्टेनियसली उन कंपाउंड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है ताकि अपने थेराप्यूटिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस करवा सके। होजकिन नॉन होजकिन लिम्फोमा में इस्तेमाल होती है। टॉक्सिसिटी में इसकी स्टेरिलिटी है। देखें बाकी टॉक्सिसिटीज वही है, मैंने उनको जान के हाईलाइट नहीं किया। जो एक स्पेसिफिक ड्रग की कोई खास टॉक्सिसिटी मैंने उसको हाईलाइट कर दी, वो स्टेरिलिटी यानी बांझपन। उसके बाद अगली क्लास है प्लैटिनम एनालॉग्स। प्लैटिनम एनालॉग से आपने याद रखना है कि हम इनको इंट्रावीनसली देते हैं। दूसरा इनके क्लिनिकल यूज सिस्प्लाटिन। सिस्प्लाटिन प्लैटिनम से याद रखना, प्लैटिनम कीमती है तो टेस्टिकुलर कार्सिनोमा ये भी कीमती होते हैं, ठीक है। तो प्लैटिनम एनालॉग्स टेस्टिकुलर कार्सिनोमा। उसके बाद ऑक्जेली प्लैटिन यूज फॉर कोलोन कैंसर। कोलोन कैंसर या कोलोरेक्टल कैंसर के लिए सिस्प्लाटिन के साथ हम कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, उसकी बात हम आगे चल के करते हैं। टॉक्सिसिटी में हिमेटोटॉक्सिसिटी, न्यूरोटॉक्सिसिटी है, या टाइनाइटस, कानों में शोर की आवाज सुनाई देना भी हो सकती है। अब हमारे पास अभी तक हम सारी की सारी अल्काइलेटिंग एजेंट्स ही पढ़ रहे हैं। अब हमारे पास आ जाती है प्रोकार्बाजीन। प्रोकार्बाजीन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि प्रोकार्बाजीन हमारे पास एक रिएक्टिव एजेंट्स प्रोड्यूस करवाते हैं, हाइड्रोजन पैरोक्साइड। हाइड्रोजन पैरोक्साइड हमारे पास फ्री रेडिकल जनरेट करवाता है, जो कि डीएनए स्ट्रैंड की सीजन करवाता है, यानी उसके ऊपर कट्स लगा देता है, जिसकी वजह से डीएनए स्ट्रैंड स्टेबल नहीं रह पाता, वो टूट जाता है और सेल आगे प्रोलिफरेट नहीं कर पाता, डिवाइड नहीं कर पाता। ये ओरली एक्टिव होते हैं, ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर तक पेनिट्रेट कर जाते हैं, ये हेपेटिक मेटाबॉलिज्म के थ्रू गुजरते हैं। क्लिनिकल यूज होजकिन नॉन होजकिन लिम्फोमा। अब कौन सी ऐसी ड्रग्स है तो दोनों काइंड के लिम्फोमास पे एक्ट करती हैं, वो हमने अब तक दो पढ़ ली हैं। एक मैक्लोरथामीन होजकिन नॉन होजकिन लिम्फोमा दोनों के ऊपर एक्ट कर रही हैं, दूसरी प्रोकार्बाजीन होजकिन नॉन होजकिन दोनों लिम्फोमास के ऊपर एक्ट कर रही हैं। टॉक्सिसिटी क्या है इसकी? माइलोसप्रेशन इसकी टॉक्सिसिटी है। उसके अलावा ये हमारे पास क्या करती है, प्रोकार्बाजीन इनहिबिट्स मैनी एंजाइम इंक्लूडिंग मोनोमाइन ऑक्सीडेज। मोनोमाइन ऑक्सीडेज अगर आप याद करें तो हमने जब सीएनएस के हार्मोन्स पढ़े थे तो हमने वहां मोनोमाइन ऑक्सीडेज का काम पढ़ा था। तो ये मोनोमाइन ऑक्सीडेज को इनहिबिट कर रही है, उसकी वजह से ये न्यूरोटॉक्सिसिटी वगैरह भी प्रोड्यूस करवाएगी। और ये ड्रग ल्यूकोमायोजेनिक है। ल्यूकोमायोजेनिक का मतलब क्या है? कैन डेवलप ल्यूकीमिया। मतलब क्या है कि प्रोकार्बाजीन हमारे पास ल्यूकीमिया डेवलप कर सकता है। ठीक होगी बात। ये हमारे पास हो गए सारे के सारे अल्काइलेटिंग एजेंट्स। अब अदर कुछ इधर कुछ मिसलिनियस अल्काइलेटिंग एजेंट लिखे हैं, जिसमें उसने ब्यूसल्फेन लिखा हुआ है, जो कि हमारे पास सीएमएल यानी क्रोनिक माइलोजेनस ल्यूकीमिया में इस्तेमाल होता है। उसके बाद उसने कार्मस्टीन लोमस्टीन लिखा है, जो कि ब्रेन ट्यूमर्स में इस्तेमाल होता है। और भी उसने यहाँ पर लाइपोसार्कोमा लियोमायोसार्कोमा के लिए उसने लिखा हुआ है, ल्यूरबिनेक्टिडिन लिखा हुआ है उसने। ये हमारे पास सिर्फ इनकी ये क्लिनिकल्स आपने याद कर लेनी है, मजीद डिटेल में जाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है।